को लेकर पूरी दिल्ली क्या पूरे देश में सभी लोग जानने के लिए उत्सुक हैं कि भाई दिल्ली जीत कौन रहा है। अगर दिल्ली बीजेपी में जीत का दावा कर रही है तो आखिर वो कौन सी सीटें हैं जिनको वो अपने खाते में कर रही है, और क्या होगा अरविंद केजरीवाल का, क्या होगा आतिशी का, क्या रमेश बिधूड़ी उन्हें हरा देंगे। मनीष सिसोदिया ने सीट तो छोड़ दी है लेकिन नई सीट पर वो आगे चल रहे हैं या पीछे, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारा खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विनोद अग्निहोत्री जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया जी दोनों हमारे साथ हैं, और देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर जो हैं इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी, क्या खबर लेकर आए हैं आप बीजेपी के खेमे से, कितने उत्साहित वो नजर आ रहे हैं? तो शुरू में जैसे है कि दिल्ली में चुनाव हो रहा है 70 विधानसभा सीटों पे, हाँ। लेकिन बीजेपी असल मायने में चुनाव लड़ रही है 54 सीटों पे। 54 पे, यानी 16 पे पहली हार मान ली। 16 पे बीजेपी अपनी ताकत नहीं लगा रही है। अच्छा। तो दूसरे तरीके से देखिए। अच्छा, ठीक है। क्योंकि आपके पास हर चुनाव में संसाधन किसी भी मामले में, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करने या दूसरे तरह के संसाधन की बात करने, वो लिमिटेड होते हैं। तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ आप उसको इन्वेस्ट करो ताकि रिजल्ट आपको मैक्सिमम मिले। जैसे बिजनेस में होता है ना, हर जगह सही प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करो। तो उस हिसाब से बीजेपी ने 54 विधानसभा सीटों को आइडेंटिफाई किया। अगर उन सीटों का नाम भी अगर इंटरेस्ट हो तो मैं बिल्कुल पूरे दिल्ली वालों का क्या इस चुनाव पे तो ऐसे चुनाव है कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। बीजेपी की नजरें जिन 54 सीटों पे हैं जहां बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है, उसमें मालवीय नगर, अच्छा, ग्रेटर कैलाश, मेहरौली, बिजवासन, सकुर बस्ती, मादीपुर, मुस्तफाबाद, करावल नगर, मटियाला, नजफगढ़, किरारी, रिठाला, दिल्ली कैंट, वजीरपुर, मुंडका, नागलोई जाट, नरेला, बवाना, कस्तूरबा नगर, न्यू दिल्ली की सीट, जनकपुरी, न्यू दिल्ली की सीट, हाँ, इस पे बाद में डिटेल में चर्चा होगी। हाँ, उत्तम नगर, मैं भी ये देख रही थी। हाँ, शालीमार बाग, श्रीनगर, लक्ष्मी नगर, कृष्णा नगर, द्वारका, विकासपुरी, आरकेपुरम, जंगपुरा, पटपरगंज, सहादरा, मॉडल टाउन, मोती नगर, पालम, राजेंद्र नगर, आदर्श नगर, बुरारी, गांधीनगर, विश्वास नगर, सदर बाजार, करोल बाग, छतरपुर, कालकाजी, मंगोलपुरी, रोहिणी, पटेल नगर, राजौरी गार्डन, बाबरपुर, गोकुलपुर, रोहतास नगर, गोंडा, बदरपुर और संगम बिहार। इसमें से कई ऐसी सीटें जो बीजेपी ने, विकासपुरी की सीट तो बीजेपी का सपना रहा है जीतना, मतलब बिल्कुल कालकाजी भी है, नई दिल्ली भी है, तो ये 54 सीटें हैं जहां पर बीजेपी अपनी पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा लगा रही है। और उसमें बीजेपी ने ये किया है कि इन 54 सीटों में 2-2 सीटों की जिम्मेदारी बीजेपी के बड़े नेताओं जैसे धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल, विनोद तावड़े, ये सारे वो लोग जो कि पूरा का पूरा राज्य संभालते रहे हैं, अलग अलग राज्यों के प्रभारी रहते हुए, उनको 2-2 विधानसभा सीट देने के बाद आप समझ सकते हैं इतना इंटेंस कैंपेन। जबकि दिल्ली की विधानसभा छोटी होती है साइज में और उसकी एफिशिएंसी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे सुनील बंसल जैसा व्यक्ति जो कि यूपी में रिजल्ट दे चुका हो शानदार, वो अगर दिल्ली के सिर्फ 2 विधानसभा सीटों पे लगाया गया हो तो उनकी कार्यशैली कैसी रह रही हुई, किस तरह से काम होगा। भूपेंद्र यादव, और उसके नीचे वहां पे इनमें से 51 सीटें ऐसी हैं जहां पे जो पूर्वांचल के वोटर्स हैं वो 5% से लेके 35% तक हैं। ठीक है, उसके उसके लिए उन 51 सीटों पे 150 नेताओं को बुलाया गया है जो कि विधायक हैं यूपी और बिहार से, मध्य प्रदेश से। यूपी और बिहार के एक विधायकों को मतलब एक विधानसभा में लगाया गया है इन लोगों के नीचे। मतलब एक छोटी सी विधानसभा के लिए बीजेपी की इतनी बड़ी सी प्लानिंग है, कंसंट्रेशन। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा नाक का सवाल है। विधानसभा है तो यूपी के कॉर्पोरेशन के बराबर समझिए। हाँ, तो सोच के वही मैं कह रही हूँ ना कि दिल्ली खुद इतनी सी, उसके बाद उसकी विधानसभा इतनी सी, और उस पर आप 2-2 वरिष्ठ नेता लगा रहे हैं, एक वरिष्ठ नेता को 2 विधानसभा की जिम्मेदारी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश से मुझे जानकारी है, देवेंद्र क्लियर ठीक करेंगे, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य सबकी जिम्मेदारी लगेगी, इसीलिए 2-2 विधानसभा। जैसे हरीश द्विवेदी को पूर्वांचल वाली जिम्मेदारी दी गई है। अब वहां पे क्या हो जा रहा है कि एक कार्यकर्ता को आप मैन टू मैन वर्किंग कर रहे हैं, मतलब वोटर्स को तो कर ही रहे हैं, अपने कार्यकर्ता जिसको आपने काम पे लगाया है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हर 2 घंटे बाद उनसे पूछा जाता है कहाँ हो, अच्छा, अब तक क्या कर लिया आपने, ये जो टास्क दिया गया था वो आपने क्या किया। और जो बूथ आइडेंटिफाई किया गया है, इस बार जो बीजेपी का चुनाव है, दिल्ली का चुनाव पूरे तरीके से बूथ केंद्रित है। माहौल आपको बहुत नजर नहीं आएगा। हाँ, बूथ के माहौल नजर नहीं आने के बावजूद बीजेपी का नेता इतना कॉन्फिडेंस कैसे दिखा रहे हैं, वो इस लिहाज से कि इस बार उनके बूथ और मैन टू मैन मार्किंग वाली जो रणनीति है, जैसे आंध्र प्रदेश में अगर 500 वोटर हैं एक बूथ पे, तो राजीव चंद्रशेखर को उस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि इन 500 से इंडिविजुअल संपर्क हो, उनको ये बताया जाए कि बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या क्या है,
उनको ये बताया जाए कि अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या नहीं किया। मतलब ये हरियाणा में भी तो ऐसे ही चुनाव लड़ा, हरियाणा और महाराष्ट्र का पैटर्न था। तो क्या नतीजे भी वैसे ही आएंगे कि नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। मैन टू मैन मार्किंग हो गई है। यही नहीं रुक रहे हैं। ये तो देवेंद्र ने बड़े विस्तार पे बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या किया है, लेकिन इसके अलावा आरएसएस जून से जो है वो छोटी सभाएं कर रही है, जिस तरह से उसने हरियाणा में की, जिस तरह से उसने महाराष्ट्र में की, और एक एक परिवार तक पहुंच रही है। वो ये नहीं कह रही कि बीजेपी को वोट दो, वो ये बता रही है कि पिछली सरकार की असफलताएं क्या है, वो ये बता रहे हैं कि एजेंडा क्या है, वो बता रहे हैं कि केजरीवाल ने क्या नहीं किया, और केजरीवाल ने क्या नहीं किया इसके बारे में चर्चा ऑलरेडी दिल्ली के अंदर हो रही है। वो बहुत विस्तार से हो रही है। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पर आप देख लो, दोनों तरफ की चीजें आपको मिल जाएंगी। तो एक बीजेपी की पूरी कैंपेन, एक आरएसएस की पूरी कैंपेन, दोनों को अगर आप क्लब करें तो ये चुनाव ठीक उसी तरह से लड़ा जा रहा है कि हवा नहीं बनानी है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 रैलियां कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 3 रैली कर रहे हैं, एक वो कर चुके हैं। सबसे कम है इस बार दिल्ली के अंदर, वरना दिल्ली में आप देखिए रोज 2 से 3 6 रैली 2020 में की थी जी। और ये बिल्कुल परिवर्तित चुनाव है, क्योंकि 2013 आपने देखा, अन्ना आंदोलन आपने खुद ने देखा, और किस तरह का माहौल उस वक्त बना था अन्ना आंदोलन के बाद। वो एक क्रांति का चुनाव था 2013 वाला, लेकिन 2015 मूड बिल्कुल साफ था, 2020 मूड बिल्कुल साफ था। ऐसा मूड आज की तारीख में आपको दिल्ली के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन दिल्ली ने हमेशा अंडर करंट के हिसाब से सरकार चुनी है। 98 में भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत थी, शीला दीक्षित कहीं बाहर से आई थी, लेकिन अंडर करंट के आधार पर जो बीजेपी के खिलाफ था, शीला दीक्षित जीत गई। उन्होंने 15 साल तक उस मोमेंटम को बनाए रखा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये चुनाव ऐसा है जो टेस्टिंग होगा, और भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को बहुत अच्छी तरह सी बात है, किसी को अच्छा नहीं लगता। आप जिस दिल्ली में बैठे हैं वही दिल्ली आपकी नहीं है, और पूरे आप देश के तमाम स्टेट पे आप उससे नेशनल नैरेटिव बनाते हैं, राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है दिल्ली का चुनाव पूरा का। और फिर अरविंद केजरीवाल को ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े नेता उस तरह का अभी नए हैं राजनीति में, अगर देखा जाए पुरानी पार्टियों के मुकाबले। अरविंद केजरीवाल आए हैं राजनीति में, तब से दिल्ली का जो कैरेक्टर है इलेक्शन का, वो नेशनल हो गया। इसके पहले शीला जी थी, सब कुछ था, लेकिन दिल्ली का कैरेक्टर इतना नेशनलाइज नहीं था जितना 2013 से शुरू हो गया है। लेकिन उसका एक कारण भी है। मैं सर एक लाइन सॉरी जोड़ देता हूं, आपको बीच में काट रहा हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को नरेंद्र मोदी के चैलेंजर के तौर पर पेश किया। उन्होंने बताया कि देखिए मोदी को कोई हरा सकता है, हम हरा सकते हैं, बीजेपी को कोई हरा सकता है, हम हरा सकते हैं, हम बार बार इनको हरा रहे हैं, हम दिल्ली में बार बार इनका तिलिस्म तोड़ रहे हैं, ये लोकसभा जीत जाते हैं। धीरे से वो कह देते हैं कि दिल्ली में तो मोदी जी, लेकिन माफ कीजिएगा, दिल्ली की केंद्र सरकार में मोदी जी, लेकिन दिल्ली की विधानसभा में केजरीवाल। उनके समर्थक सर ये भी कहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ मोदी की बरक्सी नहीं, अरविंद केजरीवाल ने तो अपने आप को पूरे देश का एक अल्टरनेटिव के रूप में पेश किया। बिल्कुल दिल्ली को तो वो स्टेपिंग स्टोन मानते हैं, वो दिल्ली उनका अंतिम लक्ष्य नहीं है। दिल्ली उनके, शीला दीक्षित दिल्ली से बाहर जाने के बाद नहीं सोचती थी। 15 साल वो दिल्ली में ही रही, उनको लगता नहीं था कि कभी वो कांग्रेस को प्रधानमंत्री के रूप प्रोजेक्ट करेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो ये मान के चलते हैं कि कांग्रेस का विकल्प और नरेंद्र मोदी के सामने वही राष्ट्रीय नेता है। वो पार्टी भले क्षेत्रीय रही हो, आम आदमी पार्टी, अब तो राष्ट्रीय दर्जा मिल गया पार्टी का, लेकिन उसका कैरेक्टर और उसकी सोच पूरी नेशनल। इसलिए भी उनका जो पूरा चुनाव है, अब देखिए इंडिया गठबंधन बन रहा, अरविंद केजरीवाल उसमें बड़ी सक्रिय रूप से जा रहे हैं। बीच में थर्ड फ्रंट बनेगा, पहले तो चंद्रशेखर राव के साथ, अखिलेश यादव के साथ, नीतीश कुमार के साथ, ममता बनर्जी के अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जबकि दिल्ली में 7 सांसद है, हाँ। उससे ज्यादा सांसद तो मतलब गोरखपुर मंडल में है, तो उस हिसाब से, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक तरह से, तो इस वजह से भी दिल्ली के चुनाव का एक राष्ट्रीय महत्व है। और एक और चीज है, मोदी जी 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं। 2013 का जब चुनाव हुआ तो वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन 14 के उनके आने के बाद जी उन्होंने देश के तमाम राज्यों में बीजेपी को जीत करवाई, यहां तक कि दक्षिण भारत में भी केरल तक में कमल खिल गया, एक सीट मिल गई। पूर्वोत्तर में जहां बीजेपी का कोई नामलेवा नहीं था, वहां असम में सरकार बन गई। हैट्रिक लग रही है, लेकिन यहां पर आप 27 साल का जिंक्स नहीं टूट नहीं। आप देखो नॉर्थ ईस्ट में जहां बीजेपी का कहा क्या कुछ था, संघ का काम था जो कुछ था, लेकिन आज आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, सब जगह बीजेपी की सरकार है। दिल्ली एक ऐसा है जहां 2015 और 2020 और नतीजे भी ऐसे, मान लीजिए 40-45 का मामला हो कि भाई 40 सीटें इनकी आ गई, 30 उनकी आ गई, अब वो 67 3 62 8, तो बीजेपी के लिए तो ये वाकई देख लेते हैं कि अभी 70 सीटों में से एक बात मैं जोड़ूंगा कि जितना माइक्रो लेवल पे, जैसे देवेंद्र जी ने बताया और दीपक जी ने बताया कि इतनी तैयारी है संघ की, बीजेपी की, अगर मान लीजिए नतीजे उसके अपेक्षित नहीं आए तो फिर सवाल क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा कि माहौल बना के भी लड़ लिए
और माइक्रो लेवल पे भी लड़ लिए, अब क्या होगा? चलिए, अब आपके उसी सवाल का जवाब हम एक एक करके ले लेते हैं। देवेंद्र, आपके पास ही सबसे पहले आती हूँ। अब जब आपने कह दिया है कि 54 पे बिल्कुल पूरी ताकत झोंक के लड़ रहे हैं, आइडेंटिफाई कर लिया गया और उसमें आपने नई दिल्ली सीट का भी नाम लिया है, तो अगर मैं आपसे जानकारी हासिल करूं, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? ग्राउंड जीरो से नई दिल्ली में कांटे का मुकाबला है या फिर सिर्फ परसेप्शन की लड़ाई चल रही है? नहीं, निश्चित तौर पे कांटे का मुकाबला है। और अरविंद केजरीवाल खुद इस बात को बखूबी समझ रहे होंगे कि मेरा अंदाजा है कि ये मुकाबला उनके लिए इस बार सबसे डिफिकल्ट है, दिल्ली के हिसाब से भी, नई दिल्ली वाली सीट के हिसाब से भी। जैसे प्रवेश वर्मा के काम करने के तरीके को अगर आप देखें तो उससे ये समझ में आ गया, जिस तरह के फ्रीवीज को लेकर उनके ऊपर आरोप लगे और जो चीजें दिखी, यही तो अरविंद केजरीवाल की भी खासियत रही है। हाँ। उसी काम को प्रवेश वर्मा भी कर रहे हैं और संसाधन में उनका जवाब नहीं। हमें ये जानकारी मिली कि उनकी पत्नी शाम में जब घूमने निकलती हैं सरकारी कर्मचारी उनकी पत्नियों के साथ, वो जो उनकी बातचीत होती है, जो संपर्क होता है, वो थोड़ा अलग तरीके का होता है और उसमें बहुत ज्यादा आत्मीयता दिखाई जाती है और बहुत सारी चीजें, वादे करना, बहुत सारी चीजें होती है। सब कुछ मैं बता भी नहीं पाऊंगा। दूसरी चीज की जो वाल्मीकि वोटर्स थे, वो अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी खासियत, प्रवेश वर्मा ने वहां पर सेंध लगाई कि वहां के कई लोगों को जैसे प्राइवेट नौकरी दिलवाना, यंगस्टर्स को खड़ा किया जाना, इन सारी चीजों को उन्होंने किया है। तीसरी चीज की लगभग 15,000 के आसपास नई दिल्ली में उत्तराखंड के वोटर है। तो आज भी जैसे उत्तराखंड के सांसद हैं अनिल बलूनी, उनको भेजा गया है उत्तराखंड वाले वोटर्स में एक कार्यक्रम करने के लिए नई दिल्ली में से। अच्छा। और उत्तराखंड के जो भी सांसद हैं, मुख्यमंत्री से सांसद, हाँ, उन सब लोगों को वो चेंज करके, तो ये बीजेपी ने जो कैटेगरी बनाया है इनाज, वो लगभग 30 से 40 कैटेगरी है। अच्छा। एक वोटर्स दक्षिण भारतीय नेताओं को लगाया हर राज्य में। उसमें यहां तक है कि जैसे रीजन वाइज, कास्ट वाइज, प्रोफेशन वाइज, एज वाइज, हर कैटेगरी के हिसाब से। तो पिछले 3-4 महीने में बीजेपी सिर्फ इस डाटा पे काम कर रही थी। अब जैसे मान लीजिए राजीव चंद्रशेखर का मैंने उदाहरण दिया, उत्तराखंड के उदाहरण दिया, उनके नेताओं को जब काम पे लगाया जाता है तो इस डाटा के साथ कि ये आपके लोग हैं जिन पर संपर्क पहुंचना है। बताइए, तो इतनी माइक्रो लेवल पे और जो सिस्टम पहले से काम कर रहा है उससे पैरेलल आपको काम करना है, उसी में इंटरफेयर नहीं करना है, उससे पहले मतलब अतिरिक्त ताकत जोड़नी है आपको। संघ भी जैसे काम कर रहा है, हाँ, तो संघ से कोऑर्डिनेशन एक होता है, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन वीकली होता है। ओके। बाकी संघ की टीम अपने लेवल पर काम कर रही होती है, बीजेपी की टीम अपने लेवल पर काम कर रही है, ताकि ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा आ सके। एक चीज तय है कि इतना सब करने के बावजूद, जैसा कि सर ने कहा कि अगर नतीजे नहीं है, लगभग ये मान के चल सकती हैं कि वोट प्रतिशत तो काफी अंतर से बढ़ेगा। वो प्रतिशत तो देखिए 2020 में ही बढ़ा इनका, 20 में बढ़ा, ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आएगा, 37-38 के आसपास। आज मुझे बड़ी दिलचस्प बात बताई किसी ने, वो बल्कि ये बात आम आदमी पार्टी के एक नेता ने बताई, वो अमित शाह जी की तारीफ में। उसने कहा कि साहब 2020 के चुनाव जो है बीजेपी बिल्कुल सरेंडर कर चुकी थी और ये मान के चल रही थी कि बोले हमारी स्थिति ये थी, हम 70 की 70 सीटों जीतने की स्थिति में थे। लेकिन अमित शाह जी जब आए और उन्होंने जब कैंपेन अपने हाथ में लिया 2020 में, उन्होंने इतना मनोबल बढ़ा दिया भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का, कहा कि हम सरकार बना रहे हैं, हम बनाएंगे। और उसके बाद जो नैरेटिव बनाया उन्होंने, उसका फायदा बीजेपी को ये हुआ कि उसकी सीटें में 8 हो गई और वोट परसेंटेज 34% से बढ़कर के उसका 38-39% कहीं 38%। वो ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के नेता, तो जो देवेंद्र कह रहे हैं उसी बात की मैं पुष्टि कर रहा हूं। कहते कि इस बार तो माहौल मतलब एंटी इनकम्बेंसी, उस बार तो हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी 2020 में। इस बार एंटी इनकम्बेंसी भी होकर आए हैं, भ्रष्टाचार का भी क्वेश्चन मार्क तो बोला हमारे लिए चैलेंजिंग है ये जी। तो आप देवेंद्र की बात से इत्तेफाक रखते हैं, नई दिल्ली में कांटे का मुकाबला कुछ भी हो सकता है? बिल्कुल, नई दिल्ली में कांटे का मुकाबला है। और मैं तो ये भी कह चुका हूं और मैं फिर से उस बात को दोहराऊंगा कि नई दिल्ली की सीट डिटरमाइन करेगी कि नई दिल्ली में सरकार किसकी बनने जा रही है। और नई दिल्ली में ही, नई दिल्ली की सीट से दिल्ली की सरकार, ये मान लीजिए आप, क्योंकि नई दिल्ली ने ही हमेशा दिल्ली की सरकार दिया, भूलिए मत। शीला दीक्षित जब गोल मार्केट था 98 में वहां से लड़ी, 98 में, उसके बाद 2008 में डिलिमिटेशन में कॉन्स्टिट्यूंसी दिल्ली हो गई, उसके बाद शीला दीक्षित ने 3 बार लगातार नई दिल्ली को रिप्रेजेंट किया और फिर अरविंद केजरीवाल एज ए चैलेंजर के तौर पर आए। लेकिन ये मत भूलिए 2 लोगों ने चुनाव लड़ा, जिसमें से एक नुपुर शर्मा भी थी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, लेकिन उन लोगों को अच्छे खासे वोट मिले, अच्छे खासे। आपकी बात को बताओ, डिस्पाइट अरविंद केजरीवाल की उस वक्त वेव चल रही थी। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं, 2013 में वो क्रांति करके जीते, एकाएक देश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन हुआ। 2015 में उन्होंने ये कह दिया कि चलिए दिल्ली से बाहर जाना मेरा गलती थी, अब मैं दिल्ली में कॉन्सेंट्रेट करूंगा। लोगों को लगा मोदी जी हैं, तो लोगों को लगा कि अरविंद केजरीवाल एक नई राजनीति करना है, इनको मौका दे दिया जाए। 2020 में इसलिए क्योंकि 2019 में मोदी जी फिर जीते थे, एक पूरा
कैंपेन चला था और अरविंद केजरीवाल समझ चुके थे लोकसभा चुनाव हारने के बाद कि उनको दिल्ली में मेहनत करनी है। तब उनके वॉलंटियर्स का एक सपोर्ट बेस था। आज ये भी आरोप लगते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल और उनके साथी जो उनके वॉलंटियर्स की टीम है, उनमें कई ऐसे हैं जो पेड फोर्स हैं। पेड फोर्स और लॉयल वॉलंटियर में बहुत हद तक अंतर होता है, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक। मुझे नहीं लगता कितना उसमें एक डिफरेंस है, कितना नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नई दिल्ली किसी डिटरमाइन करेगी कि कौन बात को मैं थोड़ा और हाँ, ठीक है, मैं भी बहुत सारी सीटें डिस्कस करनी है। मतलब नई दिल्ली की सीट जो गोल मार्केट थी वो पूनम आजाद जीती थी बीजेपी से। तेहरान में तभी तो बीजेपी सरकार बनी थी। मैं आपकी बात को बढ़ा रहा हूँ कि गोल मार्केट तब बीजेपी ने जीती थी और उसके बाद बीजेपी सरकार बन गई थी। फिर 98 में शीला जी जीती तो कांग्रेस सरकार बन गई और 13 में अरविंद केजरीवाल जीते तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। तो आपकी बात को मैं पुष्टि कर रहा हूँ कि नई दिल्ली की सीट बहुत डिसाइसिव सीट होती है एक तरह से अभी तक। तो दूसरा वो जो कि महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए कोई दोबारा ये भी एक जिंक्स है। अब ये सब संयोग है, पता नहीं इस बार क्या होगा। चलिए ठीक है, तो नई दिल्ली सीट पर कम से कम ये क्लियर हो गया कि कांटे का मुकाबला अरविंद केजरीवाल के लिए राह इतनी आसान नहीं होने लेकिन अभी भी फिर भी मुझे लगता है कि एडवांटेज अरविंद केजरीवाल का है। चलिए मुझे लगता है तो दो कांटे की टक्कर है कि एडवांटेज है, तो ये राह तो कम से कम आसान नहीं है, ये तो समझ में आ ही रहा है। कालका जी, विधानसभा क्षेत्र से क्या आपके पास खबर आ रही है? वहां पर खुद आतिशी है, हालांकि आतिशी बहुत मुसीबत में है, अगर ये कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब बिधूड़ी जी हरा रहे हैं उन्हें? हाँ, मतलब ऐसा भी हो सकता है। ये है कि अगर ये हो जाए तो एटलीस्ट मुझे अभी तक जो फीडबैक मिला उससे मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगर आतिशी कालका जी वाली सीट पे चुनाव हार जाए तो। हालांकि वो खुद भी कंफर्टेबल नहीं थी। रमेश बिधूड़ी के बयान को, वो सीट अपना चेंज करना चाह रही थी चुनाव से पहले, जो हमें ये जानकारी मिली थी। रमेश बिधूड़ी के कुछ बयानों को लेके चाहे जो कहा जा रहा हो, ग्राउंड पे चुनाव लड़ने की जो उनकी कला है वो उनको बहुत इफेक्टिव बनाती है। 3 बार विधानसभा जीत चुके हैं, 2 बार लोकसभा जीत चुके हैं और बीजेपी का अपना वोट बैंक। हालांकि उनको एक उम्मीद ये जरूर शुरू में थी कि अलका लांबा अगर थोड़ा बेहतर चुनाव लड़े तो उनके लिए चुनाव आसान हो जाएगा। जब अलका लांबा उस हिसाब से लड़ती नजर नहीं आई तो जानबूझ के उन्होंने ऐसा विवादास्पद बयान कांग्रेस के लिए दिया था ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित होकर सड़क पे आए, जोड़ लगे। वरना सारे अगर जो सुभाष चोपड़ा जैसे जो नेता है कांग्रेस पार्टी के, हमें जो जानकारी मिली उसके हिसाब से वो अलका लांबा के बजाय आतिशी की तरफ वोट दिलाने चाह रहे हैं। नहीं, आतिशी। अच्छा। वो कोशिश ये कर रहे हैं रमेश बिधूड़ी इनको कि ये समझाने को, लेकिन जाहिर तौर पे सुभाष चोपड़ा ये चाहेंगे, वहां से लगातार जीतते रहे। हाँ, उनका एक अपना वोट बैंक है, तो उनकी कहा यह जाता है कि उनकी बेटी मिल रही है आतिशी से और खुद मिल रहे हैं रमेश बिधूड़ी से। वहां से तो वो पूरी कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा कि उनको थोड़ा सा ये किया जाए कि या तो अपना वोट अपने ले लो या फिर फ्री कर दो। हाँ, उसमें होता है ना कि अपने लोगों को आप किधर लगा दे रहे हो। लेकिन फिर भी आतिशी मुसीबत में है कालका जी वाली सीट पे। और आतिशी कभी उस तरह लीडर, मास लीडर या कनेक्ट वाली लीडर रही भी नहीं है। आप ये भी देखिए कि महिला मुख्यमंत्री जब भी रही है सत्ता में परिवर्तन हुआ है और महिला मुख्यमंत्री के हारने के बाद सत्ता में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि आप ये भी देखिए सुषमा जी जीती थी। सुषमा जी जीती थी, विधानसभा जीती थी। लेकिन आप शीला दीक्षित का एग्जाम्पल ले लीजिए या आतिशी का एग्जाम्पल ले लीजिए। अरे अभी तो एग्जाम्पल बनना बाकी है। मतलब बनना बाकी है। इतना कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने एग्जाम्पल बनवाई दिया। माफ कीजिएगा, स्लिप ऑफ द टंग था, एग्जाम्पल बनना बाकी है, लेकिन मैं सिर्फ परंपरा और जो एनेक्डोट होते हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपको भी लगता है आतिशी मुश्किल में है? मैंने कालका जी सीट को बहुत फॉलो नहीं किया है, लेकिन मैं समीकरण के हिसाब से देख रहा हूं कि अलका लांबा जो भी वोट काटेंगे वो आतिशी का ही काटेंगे। तो उस लिहाज से अगर अलका लांबा जो जितना भी वोट काटे, और दूसरा जो सीटें कंपोजिशन है उसमें रमेश बिधूड़ी एडवांटेज काफी कंफर्टेबल है। एडवांटेज है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन कंफर्टेबल इसलिए है कि वो पूरा जो क्षेत्र है संसदीय क्षेत्र में भी वो दक्षिण दिल्ली का संसदीय क्षेत्र है जहां से वो सांसद रहे हैं। हालांकि उनके लिए तुगलकाबाद ज्यादा कंफर्टेबल होता, लेकिन अभी भी वहां से सांसद रहे और अभी भी जो सांसद रहे रामवीर सिंह बिधूड़ी वो भी बिधूड़ी है, वो पुराने बिधूड़ी है, मतलब इनसे पहले। हालांकि दोनों में 36 का रिश्ता मुझे मालूम है, लेकिन पार्टी के मामले देखिए बीजेपी में इंडिविजुअल मैटर नहीं करता, बीजेपी में पार्टी चुनाव लड़ती है और अगर पार्टी में किसी को पता लग गया कोई हेरफेर कर रहा है तो उसका इंतजाम भी हो जाता है, तो ये सब जानते हैं। तो मुझे लगता है कि कालका जी की सीट में काफी कांटे की टक्कर है। मतलब तो ये निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छी खबर नहीं है अगर आपके दो दिग्गज हैवी वेट, अगर अरविंद केजरीवाल के लिए भी कांटे की टक्कर है, आतिशी के लिए भी कांटे की टक्कर है और आपके डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को अपनी सीट बदलनी पड़ जाती है, तो ये अच्छे साइंस तो कम से कम नहीं है कि भाई पहले जैसा हाल तो नहीं होने वाला। मनीष सिसोदिया वाली सीट जो है जंगपुरा वाली सीट, उसको निर्भर करेगा फरहाद सूरी कैसा चुनाव लड़ते हैं।
हाँ। क्योंकि वो मुस्लिम वोट साइजेबल काफी ठीक-ठाक संख्या में, इसलिए मनीष वहां गए भी हैं। तविंदर मारवा कांग्रेस में थे, वो वहां से पहले विधायक रह चुके हैं 3 बार शायद, बीजेपी से चुनाव, अब बीजेपी से लड़ रहे हैं चुनाव। लोकल नेता है, लोकल है, कारपोरेटर उनका, कारपोरेटर भी उनका बेटा है शायद, वो अर्जुन जो है। तो और सिखों का भी वहां तादाद है, तो वहां भी चुनाव त्रिकोणात्मक ही है। वहां भी ये मान के मत चलिए कि एकदम बहुत आसानी से पर्पलगंज छोड़ के तो वहां गए थे कि थोड़ा कुछ फायदा मिल जाए। तो अगर फरासुरी ठीक ठाक वोट काट ले गए तो फिर मनीष के लिए दिक्कत। मनीष सिसोदिया को अगर लाइन पे आ जाना पड़ा है कि अगर आप लोग मुझे वोट देंगे तो मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, फिर मैं बहुत काम। कल अरविंद जी ने घोषित किया, कल वहां ने घोषित किया, इसी वजह से कि कमजोर टर्फ पे हैं आप, तो ऊपर से कोशिश किया जा रहा है ऑक्सीजन देने की कि चलो एक लॉलीपॉप कि आप डिप्टी सीएम के लिए वोट कर रहे हो। बट एक बात और इसमें जोड़ दूं, और ये वो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल कहा करते थे, मेरे लिए दिल्ली का हर इंसान मुख्यमंत्री है। वो अपने वोटर्स को उनको ये बताना पड़ रहा है कि देखिए जंगपुरा में अगर मनीष सिसोदिया जीत गए तो ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। और मनीष सिसोदिया कह रहे हैं जो आपकी शिक्षा क्रांति का चेहरा है, आप उन्हें उसी तरह से प्रोजेक्ट कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में सबसे कंफर्टेबल मुझे लगता है सौरभ भारद्वाज है। अच्छा, क्योंकि उनका एक सर्वे था सर, मैं एक बात ऐड कर दूं, जिसमें आपने अपना लोकल सर्वे कराया और उसमें उनसे पूछा गया कि आपके विधायकों में सबसे लोकप्रिय विधायक कौन है, तो नंबर 1 पे अरविंद केजरीवाल नहीं थे, नंबर 1 पे सौरभ भारद्वाज थे। और अरविंद केजरीवाल ने इस कॉन्क्लेव के अंदर ये बात मानी, और सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश जो उनका इलाका है उसके लगभग हर घर में जाते हैं, हर घर में उन्होंने अपनी पहुंच बना के रखी है, चाहे बच्चों से बात कर लें, अंग्रेजी में महिलाओं से बात कर लेते हैं। अब टाइट पोजीशन थोड़ी गोपाल राय की भी है इस बार। उनकी सीट पर भी आएंगे। वहाँ बीजेपी कोई कैंडिडेट भी बहुत मजबूत नहीं है, शिखा राय उस रूप यहाँ ना पहले। हाँ, शिखा राय तो नहीं, कल्पना राय नहीं, पुरानी कार्यकर्ता है, कॉर्पोरेटर रही है, कोई नयापन नहीं। कल्पना जी की बेटी भी थी, वो भी वो सुषमा जी के साथ मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, जब सुषमा जी प्रवक्ता बनी थी तो शिखा जी उन्हीं के साथ 24 घंटे रहा करती थी। नयापन आपको फ्रेश है, जैसे मीनाक्षी लेखी को लेकर चर्चा हो रही थी कि पार्टी ये चाह रही है कि मीनाक्षी लेखी को वहां भेज दिया जाए, लेकिन मीनाक्षी लेखी कहीं और से चाह रही थी। तो शायद अगर मीनाक्षी लेखी जाती तो थोड़ा हेवी वेट जैसा एक फीलिंग आता, परसेप्शन बनने की कोशिश होती, वो नहीं हुआ। बीजेपी में इस बात को लेकर चर्चा भी थी कि सौरभ भारद्वाज को एक तरह से बहुत केकवॉक हमने दे दिया। यानी अभी तक की जितनी सीटें हमने डिस्कस की है उसमें पहली सीट है जो आसान लग रही है आम आदमी पार्टी के लिए, वो है सौरभ भारद्वाज की ग्रेटर कैलाश की सीट। तो अब जंगपुरा भी आपने टाइट फाइट बता दी है। जंगपुरा एमआईएम में जो कैंडिडेट है ना वहां, जंगपुरा नहीं, सॉरी मैं गोपाल राय वाली सीट पे बात। हाँ, वो उस पे आते हैं एक बार। जंगपुरा में देखिए, जंगपुरा की सीट का जो है मैं बता ना आपकी, तरविंदर मारवा भी मजबूत कैंडिडेट है बीजेपी के सिख, और जो फरहाद सूरी जो है जो ताजदार बाबर के बेटे हैं और मेयर भी रहे, उनकी एक बड़ी साफ सुथरी और बड़ी इमेज है, उदार अच्छी छवि है हिंदू मुसलमान दोनों में। तो अगर फरहाद सूरी अच्छा चुनाव लड़ते हैं, जितना हारना अलग बात है, तो जितना अच्छा चुनाव लड़ेंगे, वही जो मैंने कहा अलका इनके लिए, अलका लामा के लिए वही यहाँ भी लागू होता है, जितना अच्छा चुनाव लड़ेंगे उतना मनीष के लिए थोड़ी सी। बीजेपी मांग के चल रही है कि बीजेपी अपने फीडबैक सिस्टम में कि 7 से 8 कांग्रेस के उम्मीदवार जमीन पे अच्छा है, मजबूती से लड़ रहे हैं। उनमें वाली सीट है, हाँ उसमें 7 से 8 अगर ऐसा हुआ तो उन 8 सीटों पे बीजेपी अपने लिए संभावनाएं अपेक्षाकृत ज्यादा देखेंगी। और फिलहाल मैं एक बात और जोड़ दूं यहाँ पर, ये जो जंगपुरा की सीट है उसमें मनीष सिसोदिया तो जंगपुरा में नहीं रहते, लेकिन फरहाद सूरी और तरविंदर सिंह दोनों लोकल उसी इलाके के लोग हैं, तो विधानसभा में उसका एक अपना इम्पैक्ट पड़ता है। और आप अपनी जब सीट, परंपरागत सीट को छोड़कर आ रहे होते हैं, क्योंकि मनीष वहीं के रहने वाले थे और उनकी एक कनेक्टिविटी पकड़ उस एरिया में थी, भले ही लोग बात कह रहे हैं कि फिर नाराजगी की सीट बदलने का भी एक मैसेज जाता है कि आप कहीं ना कहीं, और आप डिप्टी सीएम रहकर सीट बदल रहे हैं, तो वो भी एक मैसेज है। बेहतर होगा दोनों जगह लड़ लेते वो राहुल गांधी की तरह की बैठी और वहां हारते, लेकिन पर्पलगंज हारते। तो अभी बार भी मुसीबत नहीं, तो बाई चांस ही निकले थे, तो इस बार तो अवध ओझा जी का क्या होगा? उन्होंने सही समय पे अपना समझ लिया कि यहाँ पे मुस्लिम वोट के चक्कर में गए हैं। हाँ, कि उनको एकदम ये उम्मीद है कि मुस्लिम तो यही मान के चलेंगे कि अगर मुसलमान एक तरफा हो गया तो निकल जाएंगे। अगर फरहाद सूरी को मुसलमान छोड़ दिया तो फिर वो जीत जाएंगे मनीष। चलिए, और अगर हम बात करें पर्पलगंज सीट की, पर्पलगंज की सीट पे बीजेपी बहुत मजबूती से नजर आ रही है। वहां पे जैसे पिछली बार भी हम, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मनीष सिसोदिया को बहुत टफ फाइट दिया था, लेकिन इधर से जीते थे। हाँ, और इस बार वो चुनाव हारने के बाद भी लगातार नेगी वहां पे लगे ही रहे थे और उनका ग्राउंड पे कनेक्ट बड़ा अच्छा है। तो पार्टी के भीतर भी एकदम से, जैसे जब बाकी सीटों को लेकर नाम पे बात होती थी तो वहां पे ये तय था कि नहीं, यहाँ पे तो
इन्हीं को चुनाव लेकिन दिया वहाँ गुरु जी को दिया टिकट, वहाँ गुरु जी के लिए बाकायदा छोड़ी है भाई सीट। ओझा जी को। हाँ, हाँ, ओझा जी के लिए छोड़ी है। लेकिन ओझा जी तो ऐसा लग रहा है जो उनके बयान आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि वो आम आदमी पार्टी की कमियां कई बार गिनवा देते हैं। राजनीति में नए हैं या फिर जानते हैं कि सब ठीक नहीं है? उत्तराखंडी वोट काफी उत्तराखंड बहुत जाता है, इसीलिए वहाँ पे इसीलिए वो विनोद नगर वगैरह का इलाका है ना, पांडव नगर, विनोद नगर, वो सब बीजेपी जिन 2 सीटों को उत्तराखंड का मानती रही है हमेशा से, उसमें से एक पटपट एक्चुअली अवध ओझा को आम आदमी पार्टी अपना नैरेटिव बनाने के लिए आगे लाई थी कि भाई हम एक शिक्षा के नाम से एक आदमी को हमने शिक्षा क्रांति मनीष को रिप्लेस किया तो शिक्षा का आदमी और एक किया हुआ। शिक्षा का आदमी लाए। और मनीष जी कहते हैं कि अवध जी ने मुझे बोला कि देखिए मैं आना चाहता हूं, और मैंने उनको बोला कि ठीक है तो आप मेरी सीट से लड़िए। ये मनीष ने सार्वजनिक तौर पर भी कहा है और फंसा के चले गए। और मुझे लगता है कि अवध ओझा वाकई मुश्किल में है वहां मुश्किल पर। में। और शायद उन्होंने भाग भी लिया, उनके बयान भी कुछ ऐसे ही आ रहे हैं। चुनाव जो वो लड़ रहे हैं उसमें वो अनकंफर्टेबल दिखाई पड़ते हैं। वो सोशल मीडिया के लिए तो बच्चे अच्छे हैं, रील्स के लिए बहुत अच्छे हैं, पर रियल के लिए अच्छे होंगे जनता के लिए कि नहीं। और पटपनगंज की जनता है उसमें जो मल्टी में रहती है या जो सोसाइटीज में रहती है वो तो अवध ओझा को जानती होगी, लेकिन जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, जो वहां के बेसिक वोटर है, जो चुनाव जिताते या हराते हैं, वो उनके लिए अवध ओझा बिल्कुल नया चेहरा है जी। अब गोपाल राय की सीट की भी बात कर लें। गोपाल राय सीट, गोपाल राय मजबूत हैं और वहाँ पे उनके फेवर में भी है कास्ट कॉम्बिनेशन। बीजेपी ने इनको टिकट दिया है, वो उतने मजबूत नहीं है। और सबसे दिलचस्प बात है, वहां से टिकट मांग रहे थे जय भगवान गोयल, जो हिंदू सेना वाले हैं, बीजेपी के मतलब हिंदुत्व के मुद्दे पर मुझे लगता है सबसे प्रखर डी शर्मा प्रेम के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा प्रखर है तो जय भगवान गोयल है। सेना वाले थे ना, हाँ, सेना वाले फिरोज चाकोटला की। अब जय भगवान गोयल मांग रहे थे, जय भगवान गोयल तो इंडिपेंडेंट लड़ने भी जा रहे थे, तो फिर बाद में नड्डा जी की चिट्ठी लेकर के मनोज तिवारी और ये वीरेंद्र सचदेवा और तमाम सारे नेता पहुंच गए और उन्होंने जाके उनको मना लिया, तो खैर वो मान गए। अभी वो फिलहाल माने जाते हैं पार्टी में मनोज तिवारी के ही व्यक्ति। हाँ, मनोज तिवारी। लेकिन दिक्कत वहां है कि जो एमआईएम ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है और जो आरोपी भी है शायद दंगों अंगों की तो वो कितना नुकसान करते हैं गोपाल राय का मुस्लिम वोटों में, क्योंकि सीट वहां पर बहुत साइजेबल नंबर ऑफ मुस्लिम वोट्स हैं, जो बाबरपुर की सीट है। अब उसको लेके गोपाल राय के लिए थोड़ी सी खतरे की घंटी, क्योंकि बीजेपी का अपना जो इंटैक्ट वोट है वो तो बीजेपी को मिलना ही मिलना है। मुकेश गोयल शायद में कैंडिडेट वहां पर जो है उनको मिलना ही है। तो बाकी अगर मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो गया, एमआईएम ले गई, और कांग्रेस से कौन है, कांग्रेस से भी शायद कोई मुस्लिम है, ये पता नहीं, कुछ कांग्रेस भी लगी हुई है, तब गोपाल राय के लिए थोड़ा सा खतरा हो सकता है। वैसे गोपाल राय की स्थिति ये है कि वो ग्राउंड के आदमी है, सब एक तरह से जमीनी नेता है, वो मिलने जुलने वाले पुराने एक्टिविस्ट रहे हैं, तो इसलिए उनको पर्सनल संपर्क में दिक्कत नहीं है। तो अभी तक सिर्फ 2 सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी कंफर्टेबल यहाँ पर हमें नजर आ रही है, सौरभ भारद्वाज की सीट और यहाँ पर गोपाल राय की सीट। सत्येंद्र जैन का दीपक जी क्या लग रहा है? उनकी सीट है शकूर बस्ती, और आपकी लिस्ट में भी थी वो शकूर बस्ती, है ना? हाँ थी, तो फिर शकूर बस्ती। लेकिन ये सॉरी आप बोलिए, जो आपने गिरा है, मैं अभी भी नई दिल्ली सीट को अरविंद केजरीवाल के लिए मान रहा हूँ। नहीं, एडवांटेज, हाँ ठीक है, मतलब नई दिल्ली वाली सीट को थोड़ा सा जैसे और समझे तो आपको समझ में आएगा कि वो कितना क्रिटिकल हो सकता है। जैसे अरविंद केजरीवाल 2 लहर में भी जो उनका मार्जिन था जीत का, वो कितने हजार का था? 30,000 का, और सामने कोई बहुत मजबूत कैंडिडेट 2 लहर में समझिए तो 30,000 का मार्जिन था। उस 30,000 में तब जबकि कांग्रेस पार्टी को 4,000 वोट आए, 30,000 के मार्जिन का मतलब कि उस 30,000 में से दूसरे पक्ष को अगर 15,001 वोट आ गया तो आप पीछे हो गए। अगर संदीप दीक्षित, कांग्रेस के जो कैंडिडेट 4,000 जिनको आया उनसे तो मजबूत ही चेहरा है, अगर ये 10-12 हजार वोट लाने में सफल हो गए तो सोचिए कि अपने आप में ये चुनाव कितना नजदीकी हो जाएगा। तब जबकि आपकी जो ईमानदारी की छवि थी उस पर चोट पहुंची है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो ही जाता है। जैसे केजरीवाल बहुत सारे कैंपेन कर रहे हैं नई दिल्ली सीट पे, वहां पे मीडिया को दूर रखा जाता है, कैंपेन में उनको लेके नहीं जाता है, क्योंकि लोग शिकायत करना शुरू कर देते हैं और स्वाभाविक तौर पे हो ही जाता है कि भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अभी तक तो आपके नैरेटिव पे, माहौल पे बन जाता था, बाद में परेशानी होती है। प्लस वाल्मीकि बस्ती का मैंने आपको बताया, सरकारी कर्मचारियों वाला बताया, उन्होंने अपना जो चुनाव चिन्ह है वही झाड़ू लगाकर लॉन्च भी किया। इतना कुछ ऑपरेशन अगर किया जा रहा हो तो इससे समझा जा सकता है कि मुकाबला एकदम से आसान तो नहीं होने जा रहा है, तो बहुत क्लोज फाइट स्वाभाविक तौर पे होगी। और अरविंद केजरीवाल जिन सीटों के बारे में सबसे ज्यादा बुरे हैं कि इतने वोट बढ़ गए, इतने वोट कम हो गए, ऐसे तो हरा दिया जाएगा, ऐसे तो ये हो जाएगा, ऐसे तो वो हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन बेईमान है, यहां तक उन्होंने कहा। उन्होंने सिर्फ नई दिल्ली के लिए कहा, बाकी वो बाकी जो इन जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन नई दिल्ली के लिए जो उन्होंने बात की वो स्पेसिफिक्स के हिसाब से की। और आंकड़े में उन्होंने बताया कि इतने घटने बढ़ने के बाद या इतने घटने और इतने जुड़ने के बाद तो जो है आप किसी को भी हरा दोगे। ये
ये तो खुद ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। बयानों के भी कुछ मतलब निकालने चाहिए। इसी मतलब पे एक और दिलचस्प चीज है, जी जी, अरविंद जी की पत्नी सुनीता जी, प्रवेश वर्मा की पत्नी और संदीप दीक्षित की पत्नी का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन बहन उनकी लतिका, 3 महिलाएं वहां बहुत सघन प्रचार कर रही नहीं, बट संदीप की दीक्षित की बेटी बड़ी हो गई और वो भी बहुत सघन प्रचार कर रही हैं। है। लतिका दीक्षित तो उनकी बहन और बेटी के बता रहे हैं जैसे, अरविंद महिलाओं की बड़ी भूमिका है उनकी। अरविंद केजरीवाल की पत्नी तो एक इलाके में मुझे बता रहे थे, इलाके वाले लोग 3-3 बार अभी तक जा चुकी है। हाँ, सुनीता जी जो है, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि नाराजगी बहुत ज्यादा है लोगों की, और उस नाराजगी को अगर खत्म करना है तो ये करना होगा। और प्रवेश वर्मा की पत्नी ऑलरेडी उनके लिए समस्या पैदा कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो मिल रही हैं वो तरीका ये बड़ा दिलचस्प है। मैं एक बात और बता दूं, एंगल मैं महिलाओं का इनका जो है कि किस तरह से वो मैं प्रचार प्रवेश की पत्नी को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं। दरअसल वो मध्य प्रदेश से आती हैं और मध्य प्रदेश में जो लीडर ऑफ अपोजिशन हाँ, विक्रम वर्मा की बेटी, वाइफ है और बेटी, उनकी बेटी, हाँ। उनकी वाइफ जो है नीना वर्मा, वो भी वहां से विधायक है। तो वो पूरा खानदानी विरासत है, राजनीति कैसे की जाती है। और विक्रम वर्मा और साहब सिंह वर्मा दोनों अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में एक साथ मंत्री रहे थे। तो जब प्रवेश की शादी हुई थी तो मैंने एक स्टोरी की थी, रिश्तों की राजनीति की, 2 कैबिनेट मंत्री हैं, दोनों एक ही परिवार के। और उनकी बेटी ने कहा था अटल जी को कि आपने मेरे ससुर को तो बना दिया, मेरे पिताजी को भी बना दें। अच्छा। और वो पुराने, हाँ, ये पुराने नेता थे, जिला पोषण थे, अभी भी हैं वो, सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी अभी भी धार से विधायक है। तो मतलब ये परंपरागत राजनीति जो है उनकी पत्नी को विरासत में मिली है और बहुत एक्टिव है वो। सत्यंजन वाली सीट पर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मुसीबत में वो भी है। हाँ, क्योंकि आप आगे टाइम तो जनता के बीच रहे नहीं है, और दूसरी छवि बहुत खराब होगी ना। हाँ। एकदम से, प्लस वहां जो पूर्वांचल वाले वोटर्स हैं वो एकदम से इस बार इनके साथ नहीं है, तो वहां पे वो अभी तो प्रदर्शन वगैरह भी कुछ हुआ जब ये गए कैंपेन। बिल्कुल बहुत खतरे वाली सीट में से आम आदमी पार्टी के कांग्रेस लिए से वो भी है। सतीश लूथरा कह रहे हैं कि अच्छा चुनाव कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं, एकदम सरेंडर मोड में वो भी नहीं है। अब एक नाम ले लेते हैं, कपिल मिश्रा सुर्खियों में पूरा रहते हैं, आखिरकार टिकट भी पा ही लिया है। तो उनकी सीट पर क्या लगता है कि बयान बहादुर जो है वाकई में वोट भी, सीट का मैंने बहुत करावल नगर की सीट है उनकी, करावल नगर सीट है। करावल नगर लेकिन सीट है। वहाँ बाकी पार्टियों से कौन है ये इम्पोर्टेंट वहां पे बहुत जरूरी ये है कि एक ही सीट की कंडीशन में जी सकते हैं कि पोलराइजेशन उस रूप में हो। हालांकि बीजेपी पिछली बार सीट निकाली थी, हाँ उनको दिया गया, लेकिन उनका टिकट काटा गया। हालांकि काटने के बाद फिर दोबारा अगले ही दिन अनाउंस करना पड़ा, क्योंकि वहां पे ये जरूरी था कि अगर वो नाराज रहते विधायक पिछली बार वाले तो फिर मुश्किल होती, तो उनको तुरंत दूसरी सीट पे एडजस्ट कर दिया गया। और वहां पे अगर पोलराइजेशन रहा, जैसे आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ ये सब चीजें उस क्षेत्र में बहुत चल रही है, जो कि कपिल मिश्रा के अपनी छवि से मैच भी करती है, उनकी पॉलिटिक्स ही इसी प्रकार की है। तो वो ये जरूरी होगा, अगर ऐसा होता है तो फिर वो बीजेपी उस सीट को जीत सकती है। कपिल मिश्रा मेहनत भी बताया जा रहा है कि रात भर काफी छोटी छोटी सभाएं, लोगों से डोर टू डोर कैंपेन भी लगातार कर रहे हैं, मतलब मौका मिला है तो उसको इनकैश करने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। पिछली बार जो है वो करावल नगर से नहीं लड़े थे, वो नहीं लड़े थे, लेकिन बीजेपी की सीट है, बीजेपी की महेंद्र बिष्ट का टिकट काट के, महेंद्र बिष्ट का टिकट काट के कपिल मिश्रा को दिया गया है। तो बीजेपी यहाँ पर ये दिखाना चाहती है, कपिल मिश्रा दिल्ली दंगों के लिए जो सेक्युलर और या शाहीन बाग का जो पूरा जो इकोसिस्टम था, उसके लिए दिल्ली दंगों के आरोपी 2 लोग थे, कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर। वो शाहीन बाग को या जो लेफ्ट के इकोसिस्टम वाले या जो भड़काऊ बयान थे वो उनको जिम्मेदार नहीं मानते थे, वो कपिल मिश्रा को जिम्मेदार मानते थे। तो मेरे ख्याल से बीजेपी ने बहुत सोच समझ के कपिल मिश्रा को टिकट दिया है, ताकि दिल्ली दंगों वाली बात भी लोगों की स्मृति में है। भूलिए मत, 2020 में जैसे ही अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी, उसके कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों के बाद ही दिल्ली दंगे हो गए थे। और दिल्ली दंगों में आपका क्या रोल था, बीजेपी का क्या रोल था, बाकियों का क्या रोल था, कांग्रेस का क्या रोल था, ये इस बार डिस्कशन में है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता और ये चर्चा का विषय रहेगा। और कपिल मिश्रा को बिष्ट साहब का टिकट काट कर देने का एक बड़ा कारण ये भी है कि बीजेपी दिखाना चाहती है कि भाई दिल्ली दंगे आप अपनी स्मृति से मत निकालिए। पोलराइजेशन वाली सीट ही है वो, पोलराइजेशन वाली सीट ही है। हाँ, लेकिन कपिल मिश्रा के साथ दिक्कत यह है कि कपिल मिश्रा चूंकि आम आदमी पार्टी से आए हैं, पहले आम आदमी पार्टी के मुखर नेता थे, और उनकी वो जो भाषण उनका जो विधानसभा में हुआ था, जिसमें उन्होंने बहुत तमाम सारी बातें की थी, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ भी बहुत सारी बातें की, बिल्कुल वो सब भी वहाँ चर्चा में है उसका। इसलिए अभी भी देखिए तो उनको मेन स्ट्रीम में बीजेपी उस रूप में इस्तेमाल की। नहीं, वो आम आदमी पार्टी बकायदा उसकी सब चर्चा कर रही है वहां पर अपने क्षेत्र में। और जिस तरह से बीजेपी एडमेंट है कि इनको हरवाना, वैसे आम आदमी पार्टी की हिट लिस्ट में कपिल मिश्रा है कि इनको हरवाना है किसी भी तरह से। तो आम आदमी पार्टी भी वहां पूरी ताकत लगा रही है उसी तरह से कि जितना डैमेज कर सकती है। तो वो
मामला जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वहाँ भी होगा। पूर्वांचल वाले वोटर्स हैं, तो एक हालांकि उनके बारे में, क्योंकि वो मध्य प्रदेश से आते हैं लेकिन देवरिया से ही शिफ्ट किए गए हैं, तो एक पूर्वांचल वाला नैरेटिव उनके समर्थन में भी बीजेपी द्वारा खूब और लगाया उनकी जाता है। माँ भी काउंसलर रही है, मतलब एक पूरा कपिल मिश्रा का राजनीतिक वो पूरी वो भी रही है कपिल समझ। मिश्रा, देखिए कपिल मिश्रा के पिताजी सर्वोदयी थे, जो है हम लोग के बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे, अभी भी हैं वो, पंकज जी, रामेश्वर मिश्र पंकज जी, और वो मध्य प्रदेश में भारत भवन के आपके वो भी रहे हैं, तो उनका उस तरह का बैकग्राउंड है कपिल मिश्रा का, तो पॉलिटिकल फैमिली से तो है वो जब आम आदमी पार्टी में आए थे तभी ये सवाल उठ रहा था कि इनके पिताजी की जो लीनिंग है वो तो बीजेपी के साथ है, संघ के साथ है, माँ की माँ की काउंसलर- और ये आम आदमी धरने पे बैठते थे। हाँ, ये आम आदमी पार्टी में थे, तो उस वक्त ये बात उठती थी, लेकिन चूंकि ये तो होता ही विजय सिंधिया बीजेपी में और माधव सिंधिया कांग्रेस में, तो कोई नई बात नहीं थी, लेकिन बाद में फिर वो जिस तरह से आम आदमी पार्टी से उनका झगड़ा हुआ और फिर अलग हुए, तो आम आदमी पार्टी भी ये मान के चल रही है, जैसे होता है ना कि कुछ घर के भेदी को जो है, तो ये मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल की ये निर्देश है आम आदमी पार्टी को कि भाई ये न जीत पाए, तो अब आम आदमी पार्टी कितना सफल होती है उसमें। चलिए, तो दिलचस्प रहने वाला है ये मुकाबला, मतलब ये तो कम से कम समझ में आ ही रहा है। और कांग्रेस ने भी, जैसे बीजेपी ने कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई किए हैं, कांग्रेस ने भी कुछ 25-30 सीटें आइडेंटिफाई की हैं कि पूरा जोर इन्हीं पे लगाना है। 20 सीट बता रहे और हैं लोग। हाँ, अगर कांग्रेस ने ऐसा कर लिया होता वाकई नहीं ऐसी खबरें तो हैं। कम से कम नहीं दिखा क्या, जैसे आप सोचो कि इतने बड़े बड़े अच्छे उनके मैनिफेस्टो आए, महिलाओं के लिए खासतौर पे आए, क्या प्रियंका गांधी उसमें नहीं हो सकती थी? क्या प्रियंका गांधी वो लॉन्च करती तो उसका मैसेजिंग नहीं जाता? डी.के. शिवकुमार कहाँ कर्नाटक से आके यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, रेवंत रेड्डी। लोग जानता है, रेवंत रेड्डी आए कर रहे हैं, उससे समझ में आ जाता है ना, किसी को भी उससे समझ में आ जाएगी कांग्रेस पार्टी कितना सीरियसली ये चुनाव लड़ रही है। अगर कांग्रेस पार्टी ये सीरियसली चुनाव लड़ती तो अरविंद केजरीवाल पे फिर हम लोग ये नहीं कहते कि वो क्राइसिस में है, फिर वो बाहर हो चुके होते। बट कांग्रेस पार्टी बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देते। हाँ। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जी, हाँ, बस, हाँ। जो काउंटर दबाव था वो अरविंद केजरीवाल ने बहुत बेहतर ढंग से बनाया है राहुल गांधी पर, जो सहयोगी दल है उनके माध्यम से। तो अब दिल्ली के नतीजे सिर्फ आप और बीजेपी के लिए नहीं बल्कि देश की राजनीति के लिए बहुत कुछ मैसेज, बहुत कुछ चीजें जो हैं क्लैरिटी के साथ तो परिवर्तन लेकर आएंगे, तो देखना दिलचस्प रहेगा।